नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 9 अक्टूबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। एक सिंपल कोट है डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, विलियम सेड का, ए शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप्स आर बिल्ट फॉर। देखो, एक शिप जो है ना, सबसे सेफ कहाँ पे होता है? हार्बर में, जब वो सेल नहीं कर रहा होता। लेकिन देखो, क्या शिप इसके लिए बने हैं? नहीं, शिप बने हैं सेल करने के लिए, समुद्र में घूमने के लिए। वहां पर रिस्क है, लेकिन इसीलिए तो शिप बने हैं। उसी प्रकार से देखो, हमारा जो जीवन है ना, हम कोई रिस्क ना लें लाइफ में, बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहकर काम करें तो हम सुरक्षित रह सकते हैं, शायद हमारा नुकसान कम होगा। बट क्या हमारा जीवन इसके लिए बना है? नहीं, जीवन इसके लिए नहीं बना है। आप अपना एग्जाम्पल देखिए। देखो, मानो या ना मानो, आप सबको शुरुआत से ही पता था इस चीज़ का कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे, इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वैकेंसीज कम होती हैं। लेकिन आपने देखो, हार्बर में नहीं आप रहे, डिफेंसिव नहीं खेले आप अपने जीवन में, आप खेले एग्रेसिव। जब हम एग्रेसिव खेलते हैं ना, तभी हम जीवन को एक्सप्लोर करते हैं, तभी हम जीवन में नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। आप क्रिकेट का एग्जांपल लीजिए। क्रिकेट में कोई प्लेयर अपनी विकेट बचा सकता है, बैट्समैन, बस वो डिफेंसिव खेले, बॉल जैसे ही आए वो कुछ मत करे, बस उस बॉल को रोक दे, वो अपनी विकेट तो बचा लेगा। लेकिन मैच जीतने के लिए देखो एग्रेसिव खेलना पड़ता है, बड़े शॉट्स खेलने पड़ते हैं, बेशक उसमें विकेट जाने का खतरा है। उसी प्रकार से देखो, लाइफ में भी ना बड़ी बड़ी बैट्स लेनी पड़ती हैं सक्सेस हासिल करने के लिए। आज देखो 3 इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, चौथा फिर स्टैटिक जो हम डिस्कस करते हैं। स्टैटिक आज का है हमारा स्पोर्ट्स गवर्नेंस से संबंधित। और 3 इश्यूज कौन से हम डिस्कस करेंगे? सबसे पहले तो देखो, इंडियन एक्सप्रेस और एक दो और दूसरे आर्टिकल्स का कंपाइलेशन है। फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज 2 साइंटिस्ट को मिला है, क्यों मिला है, उन्होंने क्या काम किया है, तो बिल्कुल आसान शब्दों में डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया मालदीव रिलेशनशिप से संबंधित, मालदीव के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए। और तीसरा आर्टिकल यहाँ पे द हिंदू का है, पैलेस्टीन के इशू पर इंडिया का जो स्टैंड है वो चेंज हो गया है, उसके रीजंस क्या हैं। तो थोड़ा पॉलिटिकल पॉइंट भी हैं इस आर्टिकल में, वो पॉलिटिकल पॉइंट तो यूज होने लायक नहीं है, लेकिन बता दूंगा समझने के लिए, बट डिस्कस कर लेंगे इस आर्टिकल को। एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आज द हिंदू का, और लास्ट में स्पोर्ट्स गवर्नेंस। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स से संबंधित है। आप देखो, सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। किनको मिला है इस बार का नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स? इस बार का नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स मिला है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। ये है हॉपफील्ड और ये है हिंटन, जेफरी हिंटन। दोनों ने देखो एआई की फील्ड में कमाल का काम किया है, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स के लिए। इन्होंने क्या काम किया है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में हम जानते हैं। पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। जो ये जॉन हॉपफील्ड है ना, इनका काम देखो बायोलॉजिकल फिजिक्स में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है। बायोलॉजिकल फिजिक्स मतलब ये वो फील्ड है जहाँ पे ना साइंटिस्ट फिजिक्स के रूल्स और फिजिक्स के टूल्स का यूज करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर और प्रोसेसेस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फिजिक्स के टूल्स की सहायता से ये समझना सेल्स कैसे काम करते हैं, ये होती है बायोलॉजिकल फिजिक्स। और बायोलॉजिकल फिजिक्स में इनका जो काम है ना जॉन हॉपफील्ड का, वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। इसके बाद दूसरे जो साइंटिस्ट हैं जेफरी हिंटन, इन्हें तो देखो लोग इवन एआई का गॉडफादर भी कह देते हैं। ये 76 साल के ब्रिटिश कनाडियन साइंटिस्ट हैं और पिछले साल ना इन्होंने एआई के खतरों के बारे में बोला था, तब भी ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आए थे, जेफरी ई हिंटन। अब बात करते हैं इन दोनों ने क्या किया। देखो, इन दोनों साइंटिस्टों ने ये सोचा, अगर हम फिजिक्स के ट्रिक्स का यूज करें तो क्या हम कंप्यूटर्स को इंसानों की तरह सोचना सिखा सकते हैं। उन्होंने देखो ऐसा कुछ बनाया जो कंप्यूटर्स को इंफॉर्मेशन याद रखने और जो इंफॉर्मेशन याद हुई है उससे नए पैटर्न्स पहचानने में मदद करता है। ये देखो ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसे ना हम पजल के पीसीस को जोड़ के पूरा पिक्चर बनाते हैं ना, कंप्यूटर भी ना इंफॉर्मेशन के टुकड़ों को जोड़कर बड़ा पिक्चर समझता है। आसान भाषा में समझेंगे। देखो, इन साइंटिस्ट के जो आइडियाज थे ना, उनसे आज के एडवांस्ड एआई सिस्टम बने हैं।
ये एआई सिस्टम आज हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से में काम कर रहे हैं। आप चाहे वॉइस असिस्टेंट देख लीजिए, जैसे एआई इमेज को रिकॉग्नाइज कर लेता है, वो देख लीजिए, सेल्फ ड्राइविंग कार देख लीजिए। इन सब की नींव किसने रखी? इन दोनों साइंटिस्ट ने रखी। अगर देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बिल्डिंग है ना, तो आप मान के चलिए इन साइंटिस्ट ने ना उस बिल्डिंग की सबसे स्ट्रॉन्ग नींव डाली जिस पे आज सारा एआई खड़ा है। नींव डाली कैसे, अब वो हम समझते हैं। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो मशीन है वो इंसान के ब्रेन की तरह काम करती है ना। लेकिन आप जरा सोच के देखिए हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, यहां पे देखो 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम ना दुनिया को देखते और समझते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम आसपास ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। दूसरी चीज, जो चीजें हमने देखी ऑब्जर्व की वो हमें याद हो जाती हैं, हम उनको याद कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। मतलब रट्टा नहीं मारते, जैसे यूपीएससी में रट्टा मारते हैं, ऑटोमेटिकली हम इधर उधर चीजें देखते हैं, वो हमारी एसोसिएटिव मेमोरी में आ जाती हैं। तीसरा है हम नई चीजें सीखते हैं। इंसानी ब्रेन के काम करने के लिए ना ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। हम दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, हमें चीजें याद हो जाती हैं और फिर हम नई चीजें सीखते हैं। अब देखो इसके बाद ना इन सब चीजों का यूज करके हम सोचते हैं। सोचते भी तो हैं हम कि ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। अनुमान लगाते हैं हम, स्पेकुलेट करते हैं हम। अब देखो मशीन्स सोच तो सकती नहीं, लेकिन मशीन्स को ना याद करना और सीखना, ये चीजें सिखाई जा सकती हैं। मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल की सहायता से बताता हूं, आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले देखो, आपने ना अपने आसपास किसी कुत्ते को देखा, फॉर एग्जांपल जर्मन शेफर्ड को या फिर लेब्राडोर को। अब आपके दिमाग में ना कुत्तों के फीचर्स याद हो गए, जैसे 4 पैर वाला जानवर होता है, पूंछ होता है, कान ऐसे होते हैं। फिर ना आप ये चीज सीखते हो कि सब कुत्तों में कॉमन क्या है। मतलब जो भी कॉमन चीजें हैं ना कुत्तों की, आप देखते हो, उन्हें ऑटोमेटिकली देखते हो, चाहे आप कॉन्शियसली देखो या फिर अनकॉन्शियसली देखो। अब देखो इन चीजों के बाद में अगर आपके पास किसी नई ब्रीड का कुत्ता भी आएगा ना, फॉर एग्जांपल हस्की आ गया, तो आप उसको पहचान लोगे कि भाई है तो ये कुत्ता ही, मुझे ये नहीं पता इसकी ब्रीड क्या है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो आपने पहले चीजों को देख रखा था और वो चीजें आपको याद हो गई थी। अपने आप आपको समझ में आ गया कि एक कुत्ते के फीचर्स होते क्या हैं, और जैसे ही कोई नए ब्रीड का कुत्ता आपके सामने आया, आपने पहचान लिया कि ये कुत्ता है। समझ गए? उसी प्रकार से देखो एक कंप्यूटर को बहुत सारे कैंसर सेल्स की फोटो दिखाई गई, बहुत सारे कैंसर के सेल्स की फोटो दिखाई गई। कंप्यूटर्स ने ना इन कैंसर सेल की फोटोज में ना पैटर्न ढूंढा। जैसे एक इंसान कुत्ते में फीचर्स ढूंढ लेता है ना, कॉमन फीचर्स, वैसे ही कंप्यूटर ने ना कैंसर सेल्स में कॉमन फीचर्स ढूंढने स्टार्ट कर दिए। जैसे कैंसर सेल का शेप, कैंसर सेल का कलर, कैंसर सेल का साइज, ये सारा पैटर्न ना कंप्यूटर ने ढूंढ लिया। अब देखो बाद में जब उसे बहुत सारे सेल्स की फोटोज दिखाई गई ना, तो कंप्यूटर ने ये पहचान लिया कि इसमें से कौन सा कैंसर सेल है और कौन सा नहीं है। ये कंप्यूटर ने कैसे किया? ये कंप्यूटर ने देखो वैसे ही किया जैसा इंसानी दिमाग करता है। इंसान पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, फिर चीज़ों को याद करता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर ने पहले इन पैटर्न्स को एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया और बाद में उसे याद कर लिया एसोसिएटिव मेमोरी में। जैसे इंसानी दिमाग चीज़ों को एसोसिएटिव मेमोरी में रख लेता है। तो बाद में जब कंप्यूटर को नई सेल की फोटो दिखाई गई, तो अपने सीखे हुए नॉलेज का यूज करके उसने पहचान लिया कि ये कैंसरस सेल है या नॉर्मल सेल है। ये तो देखो एक ओवरऑल हमने बेसिक डिस्कस कर लिया कि कैसे एआई दिमाग की कॉपी करता है। अब हम ये बात करते हैं 2 साइंटिस्ट जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है ना, जिसमें से एक है जॉन हॉपफील्ड, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, और जेफरी, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया। सबसे पहले जॉन हॉपफील्ड की बात करते हैं। इन्होंने देखो एक ऐसा आर्टिफिशियल नेटवर्क बनाया जो इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। जैसे इंसान इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है ना, उसी की बेस पे बाद में वो पैटर्न एनालाइज कर पाता है। उसी प्रकार से इन्होंने ना मशीनों के लिए भी ना एक आर्टिफिशियल नेटवर्क बना दिया जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सके, बिल्कुल दिमाग की तरह। इस नेटवर्क में ना बहुत सारे नोड्स होते हैं और हर नोड ना
या तो 0 स्टोर कर सकता है या फिर 1 स्टोर कर सकता है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हो। इस चीज को समझाते हुए ना आर्टिकल में एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है। जैसे देखो, याद करो आपने ना बचपन में लड़के या लड़की को इंप्रेस करने के लिए ना परफ्यूम यूज किया था। आज देखो सालों बाद अगर आप उसी खुशबू को सूंघोगे ना तो पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी जिसके लिए आपने परफ्यूम यूज किया था। इसी को तो बोलते हैं एसोसिएटिव मेमोरी। होपफील्ड ने इसी कंसेप्ट को मशीन्स में लाने की कोशिश की। जैसे देखो एग्जांपल, आप अपने फोन में ना फेस अनलॉक करते हो, वो भी एक प्रकार से ना एसोसिएटिव मेमोरी है। आपका चेहरा देखकर फोन याद करता है कि ये मेरा मालिक है। ये क्या है? ये एसोसिएटिव मेमोरी का एक एग्जांपल है। यही तो किया जॉन होपफील्ड ने। इन्होंने ना मशीनों के लिए एक आर्टिफिशियल नेटवर्क बना दिया जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सके दिमाग की तरह। इस नेटवर्क में ना नोड्स होते हैं जो या तो 0 स्टोर करते हैं या फिर 1 स्टोर करते हैं। इससे एसोसिएटिव मेमोरी बननी स्टार्ट हो गई मशीनों के लिए भी, जो चीज दिमाग के लिए हुआ करती थी। अब बात करते हैं जेफरी हिंटन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखो होपफील्ड के काम को ना आगे बढ़ाया। इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे ना आज के समय में हम बोल्ट्जमैन मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्ट्जमैन मशीन। क्या होती है ये मशीन? ये मशीन देखो सीख सकती हैं, वो भी बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, बस एग्जांपल्स देखकर। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कैसे ये मशीन काम करती है, बोल्ट्जमैन मशीन। जैसे देखो, आप ना अपने दोस्त की भाई या बहन को देखकर ना पहचान लेते हो, शक्ल मिलती है, ये जरूर मेरे दोस्त का भाई है या बहन है या फिर रिलेटिव है। वैसे ही देखो, ये जो बोल्ट्जमैन मशीन होती है ना, ये न्यू इंफॉर्मेशन को पहचान सकती हैं अगर वो पहले से सिखाई गई कैटेगरी में आती हैं। फिर से एग्जांपल दूं, अगर देखो आपने ना मशीन को 100 फूल दिखा दिए, अगर आपने मशीन को 100 टाइप के फूल दिखा दिए, फिर देखो 101वां फूल आप उसको दिखाओगे ना तो वो पहचान लेगा ये फूल है या नहीं है। ये है बोल्ट्जमैन मशीन, और यही बोल्ट्जमैन मशीन बनाई इन्होंने जेफरी हिंटन ने। ये दोनों जो चीजें हैं ना, जैसे होपफील्ड ने जो किया कि एक आर्टिफिशियल नेटवर्क बनाया दिमाग की तरह जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सके, ये चीज, और फिर जेफरी हिंटन ने बोल्ट्जमैन मशीन बनाई, ऐसी मशीन जो दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर सीख सकती है। ये दोनों जो चीजें हैं, यही तो देखो एआई की नींव है। आज जितना भी एआई आप यूज करते हो, उनकी फाउंडेशन क्या है? उनकी फाउंडेशन देखो ये दोनों चीजें ही हैं। तो इस प्रकार से देखो हमने इन दोनों साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन देखा। बाद में लास्ट में आर्टिकल में ये बोल दिया जाता है कि एआई के आज के समय में काफ़ी सारे कंसर्न्स भी हैं, जैसे इंटरनेट पे फेक फोटोज, वीडियोस और टेक्स्ट देखा जा सकता है। लोग आज के समय में एआई की वजह से सच और झूठ में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। एआई बहुत सारे इंसानों की नौकरी ले रही है। ये सारे कंसर्न्स हैं एआई की वजह से। तो चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया मालदीव रिलेशंस से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है, मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ये भारत की यात्रा पर आए थे अभी। देखो इन्होंने ना मालदीव के राष्ट्रपति पद की शपथ ली पिछले साल नवंबर में, और जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे ना, इलेक्शन में इन्होंने एक मुद्दा काफ़ी जोर शोर से उठाया था, इंडिया आउट कैंपेन। मतलब इंडिया को वो मालदीव से बाहर करेंगे। और जैसे ही ये राष्ट्रपति बन गए तो देखो इन्होंने भारत सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। 80 जो सोल्जर्स हैं हमारे देश के वहाँ पे मालदीव में थे, जो देखो वहाँ मालदीव की फोर्सेस को ट्रेन करते थे रेस्क्यू ऑपरेशंस में, रेकी में, तो उनको बोल दिया मालदीव की सरकार ने नया राष्ट्रपति बनने के बाद कि आप मालदीव छोड़ के चले जाइए। इवन अल्टीमेटम भी दे दिया 15 मार्च का कि आप 15 मार्च से पहले मालदीव को छोड़ के चले जाइए। और वैसे देखो इंडिया मालदीव के जो रिलेशंस हैं वो हमेशा से अच्छे रहे हैं, और मालदीव का कोई भी राष्ट्रपति बने वो सबसे पहले विजिट इंडिया में ही करते थे। बट मुइज़्ज़ू ने ये चीज़ भी छोड़ दी। इनके राष्ट्रपति ने ना सबसे पहले चाइना की यात्रा की, बाद में वो टर्की भी चले गए, लेकिन इंडिया में नहीं आए। रिश्ते काफ़ी ख़राब होने स्टार्ट हो गए। फिर देखो एक और चीज़ हुई, जब मालदीव के राष्ट्रपति चाइना की यात्रा पर जा रहे थे ना, तो उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप में गए, और इस प्रकार से ये काफ़ी फेमस हुआ था। वो लक्षद्वीप के एक बीच पे ना चेयर लगाकर बैठ गए,
एक प्रकार से ये सिग्नल था कि इंडियंस को लक्षद्वीप में आना चाहिए, ना कि मालदीव में जाना चाहिए। लेकिन देखो प्रधानमंत्री मोदी जब लक्षद्वीप में गए ना, तो उसके बाद फिर मालदीव के कुछ जूनियर मिनिस्टर्स ने ना प्रधानमंत्री मोदी के लिए डेरोगेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल किया, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जैसा आप ट्वीट में देख भी सकते हो। तो उसके बाद तो देखो जब ये हुआ ना, उसके बाद तो ट्विटर पे, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ना एक जंग सी छिड़ गई मालदीव के लोगों के बीच। लोग तो नहीं कहेंगे, मालदीव के जो मिनिस्टर्स थे और इंडियंस ने उनको काफ़ी सुनाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और बाद में मालदीव की सरकार को क्लैरिफाई करना पड़ा कि जो ये मालदीव के मिनिस्टर्स ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए लिखा, ये सरकार के व्यूज़ नहीं हैं। लेकिन देखो टेंशन्स यहीं शांत नहीं हुई। फिर मालदीव के राष्ट्रपति का भी एक बयान आया। उन्होंने बोला अगर देखो कोई देश बड़ा है तो उसको लाइसेंस नहीं मिल जाता छोटे देश को बुली करने का, छोटे देश को धमकाने का, दबाने का। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो अल्टीमेटम दिया गया था कि 15 मार्च से पहले भारतीय सोल्जर्स जो है मालदीव छोड़ के चले जाएं, आखिरकार ऐसा ही हुआ। भारत ने अपने सोल्जर्स को मालदीव से वापस बुला लिया। 80 सोल्जर्स थे। लेकिन देखो इस पूरे प्रकरण के दौरान, मतलब जब टेंशन्स क्रिएट हुई ना इंडिया मालदीव के बीच में, पूरे प्रकरण के दौरान इंडिया की अप्रोच काफ़ी ज़्यादा सदी हुई रही, पेशेंस वाली रही। मतलब जैसे एक मैच्योर कंट्री को बिहेव करना चाहिए वैसे ही इंडिया ने बिहेव किया। इंडिया ने कोई जल्दबाजी नहीं की। इंडियन मिनिस्टर्स की तरफ से कोई ऐसे स्टेटमेंट नहीं आए जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े, ऐसा कुछ इंडिया ने नहीं किया। एक मैच्योर कंट्री की तरह इंडिया ने बिहेव किया। अब देखो आखिरकार ऑलमोस्ट 1 साल बाद मुइज़ू ने अपनी जो अप्रोच है इस पूरे सब्जेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कर ली है। उन्होंने ये बोला हाल ही में कि देखो मैं सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बोल रहा था, मैं किसी भी फॉरेन मिलिट्री की प्रेजेंस नहीं चाहता मालदीव में। बात सिर्फ इंडिया की नहीं है। इवन देखो मालदीव के राष्ट्रपति ने अब तो ये भी बोला कि ना हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो अंडरमाइन हो। मालदीव के राष्ट्रपति ने यह भी बोला इंडिया जो है वो एक वैल्यूड पार्टनर है मालदीव के लिए, मालदीव का दोस्त है, और हमारी जो दोस्ती है वो देखो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और शेयर्ड इंटरेस्ट के ऊपर टिकी हुई है। चाइना का रेफरेंस इनडायरेक्ट लेते हुए उन्होंने बोला कि मालदीव देखो दूसरे देशों के साथ में रिश्ते इंप्रूव कर रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम इंडिया और मालदीव एक दूसरे की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करेंगे और इस रीजन की स्टेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ये सारी बातें अब मालदीव के राष्ट्रपति ने बोली। क्यों बोली? मतलब मालदीव के राष्ट्रपति की जो अप्रोच है वो अब चेंज हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने यू टर्न क्यों लिया? पहले वो इंडिया को आउट कर रहे थे हर चीज में, इंडिया को नाराज कर रहे थे हर चीज में, बट आज वो इंडिया के पास आने के लिए मजबूर क्यों हुए? उसके पीछे देखो राइटर रीजन ये बताते हैं, अक्सर साउथ एशिया में ना विभिन्न देश जो हैं, चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका हो, वो चुनाव प्रचार के दौरान ना इंडिया के खिलाफ नफरत फैलाते हैं ताकि वोट हासिल किए जा सके। लेकिन बाद में देखो जब वो सत्ता में आते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि एज ए नेबर कंट्री हमें इंडिया की आवश्यकता है। तो जो चीजें उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान की होती है ना, बाद में जब वो ऑफिशियल पोजीशन पे आते हैं तो फिर वो उन चीजों को इग्नोर करते हैं। फिर उन्हें रियलिटी समझ में आती है कि इस रीजन में हमें अगर आगे बढ़ना है तो इंडिया की आवश्यकता है, इंडिया के बिना काम नहीं चल सकता। और इंडिया को पता था ये होगा ही, कि मालदीव के राष्ट्रपति को बातें बाद में समझ में आएंगी, इसलिए इंडिया ने कुछ नहीं बोला। इंडिया ने पेशेंस वाली अप्रोच अपनाई, मेच्योरिटी वाली अप्रोच अपनाई। अभी क्या है, मुइज़ू को ना ये समझ में आया कि जो मालदीव है ना वो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, उन्हें उनके ऊपर कर्ज है और उस कर्ज की पेमेंट उन्हें करनी है, बट मालदीव नहीं कर पा रहा है। तो मालदीव के राष्ट्रपति भारत में आए फाइनेंशियल एड हासिल करने के लिए, इंडिया से मदद हासिल करने के लिए। इसके अलावा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करने के लिए वो आए थे और करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन भी हुआ। अभी क्या क्या नतीजा निकला मालदीव के राष्ट्रपति की विजिट का वो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो मेन चीज ये है, मालदीव के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ना खाली हो गए हैं। अभी सिर्फ $440 मिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं मालदीव के पास में, और
ये भी अगर ख़त्म हो गए तो फिर देखो मालदीव दूसरे देशों से इंपॉर्टेंट जो चीज़ें इंपोर्ट करता है ना वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट की आवश्यकता महसूस हुई मालदीव को इंडिया के साथ में, ताकि उसे डॉलर मिल सके, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे। मालदीव के इकोनॉमी की हालत अभी ये है, जो मूडी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ना, जो विभिन्न देशों की इकोनॉमीज को रेटिंग्स देती है, इन्होंने देखो मालदीव की जो क्रेडिट रेटिंग है ना वो काफ़ी डाउनग्रेड कर दी है। इन्होंने ये भी बोला कि मालदीव की जो इकोनॉमी है वो डिफॉल्ट कर सकती है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। देखो इंडिया तो हमेशा से मालदीव को मदद देता आया है। इंडिया ने ऑलरेडी मालदीव को अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 1.4 बिलियन डॉलर्स की जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो ऑफर की है। इसके अलावा देखो एक और चीज़ पता क्या हुई थी, जब इंडिया और मालदीव में टेंशन्स बढ़ गई थी ना मालदीव के राष्ट्रपति के स्टेटमेंट्स की वजह से, तो ना फिर इंडियंस ने ना मालदीव में जाना बंद कर दिया था। मतलब मालदीव जाने वाले इंडियंस की संख्या ना काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, जिससे मालदीव को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर इस विजिट के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति ने यू टर्न लिया, उन्होंने बोला इंडियंस को मालदीव आना चाहिए। अब इस स्टेटमेंट से भी है तो यू टर्न ये स्टेटमेंट, बट अब इस स्टेटमेंट से भी जो रिश्ते पहले ख़राब हो गए थे ना अब वो थोड़े नॉर्मल होंगे और फिर से जो भारतीय हैं वो मालदीव पर जाने लगेंगे, और यही मालदीव चाहता है। टॉप 5 जिन देशों के टूरिस्ट मालदीव जाते हैं ना उनमें से एक इंडिया है। देखो मालदीव की ना इंडिया को आवश्यकता है। वैसे आप कुछ भी बोलो, लोकेशन के हिसाब से देखें तो मालदीव हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये ऊपर इंडिया है, नीचे है मालदीव। इंडियन ओशन को मॉनिटर करने के लिए हमें मालदीव की आवश्यकता है। इंडियन ओशन में अपनी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए हमें मालदीव की आवश्यकता है। मालदीव में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसे काउंटर करने के लिए हमें मालदीव की आवश्यकता है। तो लोकेशन सबसे बड़ा खेला है। अगर मालदीव की लोकेशन अगर कोई बेकार सी होती ना, लल्लू पंजू सी होती, तो फिर मालदीव को इंडिया पूछता भी नहीं। सच्चाई देखो यही है, आज इंडिया को मालदीव की आवश्यकता है क्योंकि मालदीव की जो लोकेशन है ना वो इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में देखो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो वेबसाइट है ना वहां से मैंने ये लिए क्या क्या आउटकम निकली है मालदीव के राष्ट्रपति जो भारत की यात्रा पर आए हैं। सबसे पहले देखो एडॉप्शन ऑफ इंडिया मालदीव ए विजन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये विजन एडॉप्ट किया गया। फिर ये बोला गया कि मालदीव का जो कोस्ट गार्ड शिप है ना उसे इंडिया के द्वारा रिपेयर किया जाएगा फ्री में। मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च किया जाएगा। फिर एक एयरपोर्ट है ये जिसका नाम है हनी मधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस पे एक नए रनवे का जो इनाग्रेशन है भारत और मालदीव करेंगे। 700 स्पेशल हाउसिंग यूनिट्स हैंडओवर की जाएंगी एक्जिम के अंदर मालदीव को। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन हुआ, एमओयू साइन हुआ हमारी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और मालदीव की नेशनल कॉलेज ऑफ पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट के बीच में। तो ये छोटे मोटे एमओयू हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखो एक तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, एक ये एयरपोर्ट का रनवे है मतलब एयरपोर्ट के डेवलपमेंट से संबंधित है, और एक पॉइंट रुपे कार्ड को लॉन्च करने से संबंधित है। फिर एक ये मान लीजिए एडॉप्शन ऑफ इंडिया मालदीव ए विजन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये नीचे वाले तो ऐसे ही हैं कि हम मालदीव के जज को ट्रेन करेंगे, हम स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स में आपस में कोऑपरेट करेंगे। ये बेकार की लाइन्स हैं, ये जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से देखो इंडिया मालदीव रिलेशंस के बारे में ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पैलेस्टीन के प्रति इंडिया का जो रुख है कैसे चेंज हो रहा है इस इशू से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो शुरुआत में आर्टिकल में ये बोला जाता है कि इंडिया का जो शुरुआत में पैलेस्टीन के प्रति स्टांस था ना, जो स्टैंड था वो हमारे एंटी कॉलोनियल इथोस का प्रतीक था। क्योंकि देखो पैलेस्टीन और इंडिया दोनों गुलाम बनाए गए थे, तो इसी वजह से इंडिया ने पैलेस्टीन का सपोर्ट किया था शुरुआत से ही, आज़ादी के बाद से ही। इवन महात्मा गांधी ने एक बार ये बोला था कि बेशक इजराइल के साथ में गलत हुआ है, लेकिन एक गलत को ठीक करने के लिए दूसरा गलत नहीं किया जा सकता। तो इजराइल का जो ऑक्यूपेशन था पैलेस्टीन के ऊपर उसके हक में नहीं थे महात्मा गांधी। आज़ादी के बाद भी आज़ाद भारत में पैलेस्टीन के प्रति
हमारा जो स्टैंड था वो ज़्यादा स्ट्रोंग था, और इजराइल के साथ में तो हमने बहुत सालों तक डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इस्टेब्लिश नहीं किए थे। लेकिन अब देखो पिछले कुछ सालों में, खास करके लास्ट 10 सालों में, हमारी जो दोस्ती है वो इजराइल के साथ में ज़बरदस्त मजबूत हुई है। और जैसे जैसे इजराइल के साथ हमारी दोस्ती मजबूत हुई है ना, पैलेस्टीन के मुद्दे को इंडिया ने साइडलाइन कर दिया है। अब इंडिया फॉरेन पॉलिसी में ना वैल्यूज़ की जगह फ़ायदे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो ये चेंज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में आया है। इसके पीछे ना राइटर 3 रीजंस बताते हैं क्यों इंडिया ने पैलेस्टीन के इशू को साइडलाइन कर दिया। तो सबसे पहले रीजन में राइटर बोलते हैं हिंदुत्व एंड फॉरेन पॉलिसी। अब देखो ये पॉइंट जो है वो पॉलिटिकल है, आंसर में लिखने लायक तो नहीं है, लेकिन राइटर जो बोल रहे हैं मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। राइटर ये कहते हैं पिछले 10 सालों में ना बीजेपी की सरकार है इंडिया में, और जब से बीजेपी की सरकार है हिंदू नेशनलिस्ट वर्ल्ड व्यू ज़्यादा देखने को मिल रहा है इंडिया की डिप्लोमेसी में, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। अब देखो हिंदू नरेटिव ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो जाहिर तौर पे इजराइल जो है वो इंडिया का एक नेचुरल एलाय के तौर पे आता है हिंदू वर्ल्ड व्यू में। क्यों? क्योंकि देखो दोनों देश जो हैं वो इस्लामिक टेरर के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो यहाँ से आती है नेचुरल एफिनिटी, मतलब नेचुरल जो लव आता है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि दोनों देश इस्लामिक टेरर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं। हिस्टोरिकली देखो इंडिया पैलेस्टीन को सपोर्ट करता था, क्योंकि इंडिया की पैलेस्टीन के लिए जो ये सपोर्ट थी, ये देखो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के लिए सपोर्ट थी। इंडिया के लिए पैलेस्टीन की सपोर्ट ये देखो सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए सपोर्ट थी, ये एंटी रेसिज्म के लिए सपोर्ट थी। बट देखो न्यू इंडिया में ना पैलेस्टीन के लिए सपोर्ट को ना एक कम्युनल लेंस से देखा जाता है, और पैलेस्टीन के काज को एक मुस्लिम आइडेंटिटी से जोड़ा जाता है। जैसे कई बार पैलेस्टीन के लिए हमारे देश में प्रोटेस्ट होता है ना, तो फिर केस दर्ज हो जाता है उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने पैलेस्टीन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया है। जैसे असदुद्दीन ओवैसी हैं, ये अगर पैलेस्टीन के हक में बोलते हैं तो मीडिया में काफ़ी बार इनको बुरा भला कहा जाता है। मतलब पिछले कुछ सालों में ना पैलेस्टीन का जो काज है ना वो डीलेजिटिमाइज हो गया है इंडिया में। जैसे प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की यात्रा पर गए थे 2017 में, उन्होंने वहाँ पे जो जियोनिज्म के फाउंडर थे ना उनको ट्रिब्यूट्स दी, जियोनिज्म के फाउंडर को। मतलब देखो पिछले कुछ सालों से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो हिस्टोरिकल कमिटमेंट के हिसाब से नहीं चल रही है कि हाँ पास्ट में इंडिया ने पैलेस्टीन को सपोर्ट किया था तो अभी भी सपोर्ट करेंगे, नहीं। अब देखो इस हिसाब से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चल रही है कि इजराइल और इंडिया दोनों सेम थ्रेट फेस कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों को साथ काम करना चाहिए। तो ये पहला हमने डिस्कस किया, पहला रीजन जिसकी वजह से पैलेस्टीन को सपोर्ट कम हो गया है। पैलेस्टीन को अब एक मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ जोड़ा जाता है। अब दूसरे रीजन की बात की जाती है आर्टिकल में, ये है वैल्यूज वर्सेस इंटरेस्ट। वैल्यूज वर्सेस इंटरेस्ट। देखो वैल्यू बेस्ड डिप्लोमेसी पहले इंडिया अपनाया करता था आज़ादी के बाद, बट अब इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, अब इंडिया की डिप्लोमेसी है थोड़ी ट्रांजैक्शनल हो गई है। अब इंडिया वैल्यूज नहीं देखता, अब इंडिया ये देखता है फायदा किस में है। नेहरू के समय में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थोड़ी आइडियल थी, एंटी कॉलोनिज्म से डीपली कनेक्टेड थे नेहरू, क्योंकि उस समय देश आज़ाद हुआ था। तो पैलेस्टीन को सपोर्ट करना एंटी कॉलोनिज्म का ही एक हिस्सा था। लेकिन देखो जैसे ही कोल्ड वार खत्म हुआ, ये वैल्यूज वाली जो आइडियोलॉजी थी ना वो खत्म हो गई, और भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में ना इंटरेस्ट को ज़्यादा तवज्जो देने लगा, फायदे को ज़्यादा तवज्जो देने लगा। मतलब पहले इंडिया थोड़ा आइडियल खेलता था, लेकिन अब इंडिया थोड़ा रियलिस्टिक हो गया है। 1993 के आसपास इंडिया ने इजराइल के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए थे। उससे पहले तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस तक नहीं थे। क्यों? क्योंकि इंडिया को देखो इजराइल की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी। एग्रीकल्चर में इजराइल काफ़ी अच्छा करता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें इजराइल से बहुत चीज़ें सीखनी थी। डिफेंस टेक्नोलॉजी इंडिया को इजराइल की चाहिए थी। तो जैसे ही एलपीजी रिफॉर्म्स आए देश में, इंडिया को महसूस हुआ कि यार अब इजराइल के साथ रिश्तों को नॉर्मलाइज कर लेना चाहिए। होता क्या था पहले ना, जब इजराइल के साथ में हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश नहीं किए थे ना 1993 में, उससे पहले ना इंडिया जो भी
पैलेस्टीन के साथ में करता, इजराइल को ध्यान में रख के करता। जो भी इजराइल के साथ करता, पैलेस्टीन को ध्यान में रख के करता। इजराइल और पैलेस्टीन दोनों को एक के साथ इंडिया जब भी डील करता, दूसरे को ध्यान में रख के करता, मतलब दोनों को इंडिया एक साथ देखता था, एक साथ लेता था। बट आज के समय में इंडिया ने यह पॉलिसी ना खत्म कर दी है, डीहाइफनेशन इंडिया ने कर दिया है। अब इंडिया इजराइल से अलग से डील करता है और पैलेस्टीन के बारे में नहीं सोचता है। और देखो, ये जो ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी है ना, कि अपने फायदे के बारे में सोचना, ये जो चीज है ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। इवन विभिन्न देशों की जो फॉरेन पॉलिसीज है ना, वो अब ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे फोकस करती हैं, वैल्यूज पे कोई नहीं फोकस करता। मतलब समझ गए? तो ये चीज इंडिया के लिए यूनिक नहीं है, विभिन्न देश अब ऐसा ही करने लगे हैं। इवन आप दूसरे मुस्लिम कंट्रीज देख लीजिए, चलो ईरान को छोड़ दीजिए, ईरान के अपने इंटरेस्ट हैं पैलेस्टीन को सपोर्ट करने में। बाकी इतने सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, छोटी मोटी स्टेटमेंट्स के अलावा किसी ने कुछ नहीं किया पैलेस्टीन के काज को सपोर्ट करने के लिए। पैलेस्टीन का पड़ोसी देश है इजिप्ट, इजिप्ट ने क्या कर लिया, और बहुत सारे देश हैं। तो विभिन्न देशों की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, आज के समय में ट्रांजैक्शनल है, फायदा देखती है। इंडिया को देखो, पैलेस्टीन को सपोर्ट करने में ना कोई इमीडिएट इकोनॉमिक या फिर स्ट्रेटेजिक बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए इंडिया अब पैलेस्टीन को उतना सपोर्ट नहीं करता जितना पहले किया करता था। अगर देखो आप नेहरू और इंदिरा गांधी के टाइम को देखें तो उस समय ना पैलेस्टीन को सपोर्ट करना बल्कि एक मोरल ड्यूटी हुआ करती थी, मतलब अच्छा माना जाता था पैलेस्टीन को सपोर्ट करना। लेकिन अब वो ड्यूटी ना फेड हो गई है देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के सामने। और ये शिफ्ट जो है वो देखो फॉरेन पॉलिसी तक सीमित नहीं है, ये शिफ्ट देखो सोसाइटी की वैल्यूज को भी रिफ्लेक्ट करता है। एज ए समाज अब इंडिया में और दूसरी जगह भी फायदों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है बजाय वैल्यूज़ के। फिर देखो तीसरा पॉइंट दिया जाता है राइटर के द्वारा, इंडिया का ग्रेट पावर बनने का एम्बिशन। ये पॉइंट देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने कल भी इसे डिस्कस किया था कि जैसे यूक्रेन वार में इंडिया एक मीडिएटर का रोल प्ले करना चाहता है, कम से कम मीडिएटर ना बन सका तो फैसिलिटेटर या फिर इंटरलोक्यूटर। लेकिन आप एक बात बताइए, इजराइल हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस पे इंडिया ने कभी स्ट्रांगली कुछ नहीं बोला। इंडिया ने ये नहीं बोला कि हम पीस इस्टेब्लिश करवाएंगे, इंडिया ने ये नहीं बोला कि हम बातचीत करवाएंगे हमास और इजराइल के बीच में। तो ऐसा क्यों है? मतलब एक तरफ इंडिया एक युद्ध में तो इंडिया मीडिएटर बनना चाहता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा कन्फ्लिक्ट जो लंबे समय से चला आ रहा है वहां से इंडिया दूर जा रहा है। ऐसा क्यों? जब से देखो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ है ना, तब से इस इशू पर इंडिया का जो स्टैंड है ना काफी ठंडा रहा है। इंडिया ने सिर्फ पीस और डायलॉग की बात की है, अदरवाइज इंडिया ने कुछ नहीं बोला। अब इंडिया देखो नॉन अलाइनमेंट से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर और मल्टी अलाइनमेंट पर ज्यादा फोकस करता है। नॉन अलाइनमेंट मतलब किसी ग्रुप में शामिल ना होना, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब अपने फैसले खुद करना, किसी के दबाव में मत आना, मल्टी अलाइनमेंट मतलब सबसे बनाकर चलना। लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं, ऑफिशियली देखो इंडिया अभी भी 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अब काफ़ी अलग है। इजराइल के साथ इंडिया के जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो रहे हैं, अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इंडिया की प्रायोरिटी है। तो 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करना अब सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी जैसा है जिसे इंडिया अब सीरियस नहीं लेता। तो लास्ट में कंक्लूड करें तो 3 रीजन बताते हैं जिसकी वजह से पैलेस्टीन के लिए हमारा जो सपोर्ट है वो कम हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने बोला हिंदुत्व का राइज, दूसरे नंबर पे उन्होंने बोला वैल्यूज वर्सेस इंटरेस्ट में वैल्यूज को कम इंडिया तवज्जो दे रहा है और इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, यानी ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी पे इंडिया का फोकस ज़्यादा है। और सबसे लास्ट में इंडिया की ग्लोबल एम्बिशंस। इसके बाद देखो एक स्टैटिक जो हम डेली रिवाइज करते हैं कीवर्ड्स के थ्रू, आज है गवर्नेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। स्पोर्ट्स गवर्नेंस का मतलब क्या है? स्पोर्ट्स गवर्नेंस मतलब वो सिस्टम जिससे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस चलती हैं। इसमें देखो ओवरसाइट और डिसीजन मेकिंग ये सब शामिल होते हैं। सबसे पहली चीज स्पोर्ट्स गवर्नेंस की जरूरत क्या है, आपको पॉइंट वाइज फॉर्म में बताता हूं। सबसे पहले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। देखो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इससे ना कंफ्यूजन पैदा होता है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर नहीं है,
काम जो है वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, एक ही टूर्नामेंट के लिए 2 अलग अलग बॉडीज फंड दे देती हैं। फिर इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, हरासमेंट चार्जेस। यहां पर देखो नीचे, हरासमेंट चार्जेस, सीनियर पोजीशन पे जो लोग हैं ना, उनके ऊपर हरासमेंट के आरोप लगते हैं। एग्जाम्पल अभी आपने देखा होगा, रेसलर्स ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था इस इशू पे, हालांकि बाद में वो काफ़ी पॉलिटिसाइज हो गया था। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। इसमें आप बोलेंगे, देखो स्पोर्ट्स फेडरेशंस में ना नेपोटिज्म, फैक्शनलिज्म, ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल आपको दूं, जो फेडरेशन का अध्यक्ष होगा ना, वो अपने रिश्तेदारों को इंपॉर्टेंट पोस्ट दे देगा उस फेडरेशन में। इसके बाद नेक्स्ट है अनएथिकल प्रैक्टिसेस। डोपिंग बहुत बड़ा इशू है स्पोर्ट्स में। एग्जाम्पल 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडियन वेट लिफ्टर ने गोल्ड जीता, लेकिन बाद में पता लगा कि उसने बैंड सब्सटेंस यूज किया था। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब रीजन या जेंडर के बेसिस पे ना स्पोर्ट्स फेडरेशंस में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है कि तुम इस राज्य के हो, नहीं तुम्हें मौका नहीं देंगे। कई बार जेंडर के बेस पे भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ 5% लड़कियों को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिलती हैं। तो ये सारे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज डिस्कस किए। उसके बाद है फाइनेंशियल इश्यूज। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इंडिया में देखो 100 बिलियन रुपीस की है, पर फंड्स की कमी है। सेंट्रल गवर्नमेंट से लिमिटेड फंडिंग मिलती है क्योंकि स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इश्यूज। देखो जो क्रिकेट, हॉकी जैसे स्पोर्ट्स है ना, इनमें क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट प्लेयर, इससे ना कोऑपरेशन मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इश्यूज। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के पास बहुत पावर है, इससे ना करप्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। ट्रांसपेरेंसी की कमी है कि कैसे ये जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस है ना डिसीजन लेती हैं, तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट ढंग से होना चाहिए। अब देखो इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि सरकार ने क्या स्टेप लिए हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। सबसे पहले है फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है फेडरेशंस को सरकार ने। दूसरे नंबर पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस को इवेंट होस्ट करने के लिए फैसिलिटीज दी हैं। फिर उसके बाद में नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 लॉन्च किया। नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2022 लाया गया डोपिंग को रोकने के लिए। ड्राफ्ट नेशनल कोड फॉर गुड गवर्नेंस इन स्पोर्ट्स 2017 प्रपोज किया, ताकि स्पोर्ट्स फेडरेशंस में गुड गवर्नेंस को लाया जा सके। अभी भी चैलेंजेस क्या हैं स्पोर्ट्स गवर्नेंस में? सबसे बड़ा चैलेंज देखो है, स्पोर्ट्स को ना हॉबी से प्रोफेशन बदलना मुश्किल है। अभी भी बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स को सिर्फ हॉबी के तौर पे लेते हैं, प्रोफेशनली नहीं लेते हैं। दूसरा, रिलीजियस बैरियर्स हैं, जैसे स्विमिंग में ड्रेस कोड का इशू। फिर है बायस्डनेस, क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस होता है, बाकी स्पोर्ट्स जो हैं वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद है लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोस्ट एक्ट 2013। पोस्ट मतलब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013, ये स्पोर्ट्स फेडरेशंस ने इंप्लीमेंट नहीं किया है। फिर सबसे लास्ट में है हाई परफॉर्मेंस प्रेशर। प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है परफॉर्मेंस का। तो ये सारे चैलेंजेस हमने डिस्कस किए स्पोर्ट्स गवर्नेंस में। तो इस प्रकार से हमने स्टैटिक डिस्कस कर लिया। अब जल्दी से लास्ट 3-4 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने डिस्कस किया। मालदीव इंडिया का आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। रिलेशंस काफ़ी स्ट्रेन हो गए थे जब मुइजू राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति बनते ही वो पहली बार चाइना की विजिट पे गए, इंडिया में नहीं आए, और उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि 15 मार्च से पहले इंडिया अपने सोल्जर्स ले जाए। तो इस वजह से टेंशन्स क्रिएट हो गई। प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए थे, और लक्षद्वीप में जाने के बाद में वहाँ के मिनिस्टर्स ने प्रधानमंत्री मोदी पे कुछ टिप्पणी की। उसके बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी हेटरेट देखने को मिला था मालदीव के अगेंस्ट। इंडियन टूरिस्ट ने मालदीव में जाना बंद कर दिया। लेकिन अब देखो मालदीव की सरकार ने यू टर्न ले लिया है। मालदीव के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए मुइजू। क्यों आए? क्योंकि देखो मालदीव को इंडिया की आवश्यकता है। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ना मालदीव में अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के क्राइसिस हैं, और इस वजह से वो भारत की मदद चाहता है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन हुआ मालदीव के राष्ट्रपति की इस विजिट के दौरान। और देखो मालदीव की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा है, लोकेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। इंडिया नहीं चाहता कि वहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो।
तो इंडिया ने मालदीव के साथ क्राइसिस को काफ़ी मेच्योर ढंग से हैंडल किया और अब उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। मालदीव की सरकार ने इंडिया के अगेंस्ट यू टर्न ले लिया। मालदीव के राष्ट्रपति ने टिप्पणी की कि भारतीय टूरिस्ट को मालदीव में आना चाहिए। फिर इसके बाद देखो हमने आर्टिकल डिस्कस किया एआई वाला। एआई के जो साइंटिस्ट हैं उनको देखो इस बार नोबेल पुरस्कार मिला है, 2 साइंटिस्ट को, होपफील्ड को और जेफरी हिंटन को। होपफील्ड का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, जैसे देखो हमारा जो दिमाग है वो मेमोरी स्टोर कर लेता है और उसके बाद स्टोर की हुई मेमोरी के आधार पे नई चीज़ें सीख सकता है, फैसले ले सकता है। उसी प्रकार का आर्टिफिशियल नेटवर्क होपफील्ड ने बनाया। उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिसमें नोड्स हैं जो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकती हैं बाइनरी वैल्यूज़ में, यानी 0 और 1 में। फिर इसके बेस पे जो मशीन्स हैं वो ब्रेन की तरह मेमोरी स्टोर करके रख सकती हैं, जिसे बोलते हैं एसोसिएटिव मेमोरी। ये तो था होपफील्ड का काम। जेफरी हिंटन का काम क्या था, इन्होंने देखो बोल्ट्जमैन मशीन क्रिएट की, मतलब ऐसी मशीन्स जो देखो फैमिलियर ट्रेड्स रिकॉग्नाइज कर सकती हैं न्यू इंफॉर्मेशन में। याद कीजिए इसमें हमने वो एग्जांपल डिस्कस किया था कि आपका ना 100 कुत्ते दिखाए गए या फिर 100 फूल दिखाए गए, तो उसके बाद ना 101वां कुत्ता या फूल आपको दिखाया जाएगा तो आप पहचान लोगे कि ये कुत्ता ही है या फूल ही है। तो यही चीज़ मशीन, ऐसी ही मशीन क्रिएट की गई बोल्ट्जमैन मशीन जेफरी हिंटन के द्वारा, जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन इनको दी गई है उसके बेस पे ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और पहचान लेते हैं। जैसे बहुत सारे कैंसरस जो सेल्स हैं वो इनको दिखाए गए, बाद में जब इन्हें सेल दिखाए गए दूसरे तो इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया मशीन ने कौन से कैंसरस सेल हैं कौन से नहीं हैं। तो ये 2 चीज़ें जो इन्होंने की ना वो नींव बनी आगे जाके एआई की। फिर लास्ट में पैलेस्टीन वाला इशू भी हमने डिस्कस किया। स्टैंड क्यों चेंज हो रहा है पैलेस्टीन के अगेंस्ट, 3 रीजन्स राइटर ने दिए। एक हिंदुत्व इन्फ्लुएंस, दूसरा ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी, अब इंडिया फ़ायदे पे ज़्यादा फोकस कर रहा है ना कि वैल्यूज़ पे, तीसरा ग्रेट पावर एस्पायरेशंस। तो 3 चीज़ें हैं। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, पहले इंडिया एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल पे फोकस किया करता था लेकिन आज वो चीज़ नहीं है और अब इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस है। ऑफिशियली बेशक इंडिया का सपोर्ट है 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो कम दिखता है। लास्ट में ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, इंडिया मालदीव रिलेशनशिप से संबंधित 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।